जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। पहली बार जो बच्चे सुन रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप बहुत डिटेल पढ़ते हो इसके बारे में कि कैसे, अगर आप लोगों ने गौतम में जब साइंस टेक चल रहा था शायद आप लोगों ने ये सारे शब्द आप लोगों ने सुने हो। सिस्पर कैस 9 करके सीजर्स आती हैं, कैंचियाँ आती हैं, इसके बारे में शायद आपने सुना हो। इनको मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। सुना है क्या? साइंस टेक हुआ था गौतम में? इनको मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। हुआ था क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी? वो तो मुझे आइडिया रहे आप लोग को कितना नॉलेज है। 12th बायो में था। चलो ठीक है। तो पहले दो अलग अलग चीज़ों को समझेंगे। हमारे सामने दो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे आएंगी। सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि एक होते हैं HYV सीड्स, जिसको हम देसी आम चलती हुई भाषा में हाइब्रिड कहते हैं, और दूसरे होते हैं GM क्रॉप्स, जो आज हमको पढ़ना है। इन दोनों में क्या अंतर है पहले वो समझते हैं। सिंपल पहले एक कहानी से समझेंगे और उसके बाद हम इसके बारे में लिखेंगे वगैरह वगैरह करेंगे। हाइब्रिड की जब मैं बात करता हूँ तो मैं आपको एक प्रजाति है ए, बिल्कुल बिल्कुल यही कैंची बोलते हैं इसको, और क्या मॉलिक्यूलर सीजर, और एक कैंची, अजीब सा नाम है। एक ए है, ये कोई पौधा है, और ये बी है, ये भी कोई प्लांट है। बस इसमें एक चीज़ है कि दोनों ही एप्पल के पेड़ हैं, दोनों ही सेव के पेड़ हैं। फर्क इतना है कि ए वाला जो एप्पल है ये रेड कलर का होता है, ज़्यादा लाल होता है, रेड कलर का होता है, और ये ज़्यादा स्वीट होता है, मीठा होता है। बी वाला जो है ये थोड़ा सा येलो होता है एप्पल, लेकिन ये 1 महीने में तैयार हो जाता है, 1 महीने में इसमें फल आ जाते हैं। हम एक ऐसा पेड़ चाहते हैं जो लाल हो, मीठा हो, और जो 1 महीने में हमको फसल दे दे। हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे और हम बनाएंगे एक हाइब्रिड पेड़, जैसा वर्गीस कुरियन ने किया था गेहूं के पेड़ों के साथ। ऐसे पेड़ों को हम HYV या हाई यील्डिंग वेराइटी का पेड़ कहते हैं। इसको हम हाई यील्डिंग वेराइटी, यील्डिंग मतलब उत्पादन, और वैरायटी का पेड़ कह देते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि एक प्लांट के पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं एक्स, बी के पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं वाई, लेकिन हमको तो कोई और ही प्रॉपर्टी चाहिए जेड, जो ना ए के पास है ना बी के पास है। बस ऐसा समझिए कि हमारे पास खाने में एक तरफ पनीर का ऑप्शन है और एक तरफ चिकन का ऑप्शन है, लेकिन कोई तीसरा बंदा आके कहता है कि मुझे कद्दू खाना है। तो अब ये पेड़ों से नहीं हो पाएगा। ऐसी कंडीशन में हम लेके आते हैं नया कंसेप्ट जो है GM क्रॉप्स। GM क्रॉप्स बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, जैव विधिकी के अंतर्गत आते हैं। सुमित, लेकिन जनता को तो नहीं चाहिए, जनता को तो अभी अब ये चाहिए कि पनीर भी हो और कद्दू भी हो। इधर देखिए, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे वो समझिए। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो चीजें आती हैं उसमें ये खेल होता है, मैं आपको दूसरी स्लाइड में समझाता हूँ। सपोज कीजिए ये बीमारी कैसे चालू हुई। कॉटन के पेड़ होते हैं, कॉटन के जो पेड़ होते हैं, कॉटन के जो फ्लावर्स होते हैं, मैंने आपको फोटो दिखाई थी जब मैं आपको पिक्चर्स वाली PPT से पढ़ा रहा था। तो आपने देखा था कि ऐसा बड़ा सा गोला आता है कॉटन का, उसमें यहाँ हरे रंग की 2 पत्तियां होती हैं और उसके बाद एक कॉटन का बॉल लगा होता है। ये कॉटन का बॉल होता है, कॉटन बॉल होता है, पूरा रुई का गोला होता है। इस रुई के गोले में एक इल्ली लगती है, एक इल्ली लगती है, और इस इल्ली को कहा जाता है बुलवम। इस इल्ली का नाम है बुलवम, पिंक बुलवम कहते हैं इस इल्ली को। ये इल्ली क्या करती है, इस कॉटन को खा जाती है। अगर कोई कीड़ा आपकी कॉटन को खा जाता है तो हम कहते हैं कि आपका प्रोड्यूस कम हो जाएगा, आपका उत्पादन कम हो जाएगा। कीटनाशक वगैरह डालने से सही इलाज नहीं मिल रहा था, तो फिर ऐसा किया गया, जांच पड़ताल हुई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ, और पता चला कि ये जो पिंक बुलवर्म है, ये जो पिंक बुलवर्म है, इसकी एक कमजोरी है, इसकी एक वीकनेस है। इसको मारा जा सकता है। कैसे मारा जा सकता है? सही वैज्ञानिकों ने बताया कि दुनिया में कोई भी कॉटन का पौधा नहीं है
जो इसको मार सके। लेकिन सॉइल में पाया जाने वाला, मिट्टी में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है। बोले अच्छा, कौन सा बैक्टीरिया है? बोले उसका नाम है, बड़ा अजीब सा नाम है, बेसिलस। बेसिलस, बिल्कुल बिल्कुल यही है, बेसिलस थोरन जेनेसिस। शॉर्ट फॉर्म में बोले तो बीटी, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो बीटी। ये एक ऐसा क्या बैक्टीरिया है जो पाया तो मिट्टी में जाता है, लेकिन जो पिंक बुलवर्म है वो इससे थर थर कांपता है। मतलब अगर गलती से बीटी का सामना पिंक बुलवर्म से हो गया तो ये कीड़ा वहीं पे मर जाएगा। क्यों ना कुछ ऐसा करे कि कॉटन में अंदर ही, मान लो ये कॉटन का अणु है, ये कॉटन का सेल है, स्कूल में पढ़ के आए होगे ना सेल, न्यूक्लियस। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस को जूम करोगे, बड़ा करोगे, तो न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से डीएनए होते हैं। बिल्कुल सही सुमित, कोशिकाएं होती हैं, इसके अंदर ये डीएनए होता है। इस डीएनए को और तोड़ोगे तो ये आपका एक क्रोमोसोम निकलता है, क्रोमोसोम। और इसी क्रोमोसोम को हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। इतना पता है आपको? जेनेटिक मटेरियल का मतलब कि ऐसा मटेरियल परिवार से आपको मिलता है। क्या बोलते हैं हिंदी में, वांशिकी कुछ होता है, वंश के, वंश का जो अंश होता है ना, वो इसके कारण होता है। ये जो धागा दिख रहा है आपको, अनुवांशिक, बिल्कुल। लोगों ने ये तरीका निकाला कि दुनिया में ना एक कैंची होती है जिस कैंची का नाम है सिस्पर 9। सिस्पर कास 9 नाम की एक कैंची होती है। बस आप इतना ही समझो, जो साइंस टेक पढ़ाएगा वो आपको बताएगा। ये एक सीजर होती है, ये एक सीजर होती है। इस सीजर को हम इधर भेजते हैं, डीएनए के पास भेजते हैं। और ये डीएनए किसका है? ये कॉटन के पेड़ का डीएनए है, ये कॉटन प्लांट का डीएनए। हम इसको इधर भेजते हैं और हम बोलते हैं तुम इस स्पेसिफिक जगह पे कटाई करो। तो जो हमारा कैंचियां हैं वो ये जगह खाली कर देती हैं, और इस खाली जगह पे हम एक वेक्टर की मदद से या किसी साधन की मदद से अपना नया आइटम जोड़ देते हैं। और ये नया आइटम कोई और नहीं, बीटी है, बीटी। और फिर ये जो नया सेल तैयार हुआ, हम इसको डेवलप करते हैं और बना देते हैं एक नया बीज। ये बीज जब पैदा होगा तो इसको हम कहेंगे, ये कोई आम कॉटन का बीज नहीं है, ये बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन। और बीटी कॉटन की खासियत क्या होगी कि यह पिंक बुलवर्म जब भी बीटी कॉटन को खाने आएगा तो ये पहले ही मर जाएगा। ये जो बीटी कॉटन है, ये बीटी कॉटन कहलाती है जीएम क्रॉप। जीएम क्यों कहलाती है? क्योंकि हमने उसका जेनेटिक मटेरियल या जीन्स को मॉडिफाई कर दिया, परिवर्तित कर दिया, रूपांतरित कर दिया, बदल दिया। इसीलिए उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहा जाता है। हाइब्रिड में और जीएम में क्या अंतर है? हाइब्रिड जो फसल है, हाइब्रिड फसल सेम प्रजातियों की चीजों से बनती है। मतलब कॉटन और कॉटन को ही जोड़ेंगे, गेहूं और गेहूं को ही जोड़ेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं जीएम की, तो हम उसमें दो अलग अलग प्रजातियों को जोड़ते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे डॉग ब्रीडर्स होते हैं, कुत्तों के बच्चे पैदा करने वाले वो लोग होते हैं। वो जर्मन शेफर्ड को पोमेरियन से और अलग अलग, मतलब लेकिन सेम ही प्रजातियों से, कुत्ते ही होंगे सारे, भले ही अलग अलग प्रजातियों के साथ उन लोग बच्चे पैदा करवा दे, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि कुत्ते के बच्चे और बिल्ली के बच्चे हो जाए। जीएम मस्टर्ड HYV नहीं है बेटा। जीएम मस्टर्ड जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। ये DMH11 बोलते हैं इसको, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। ये अभी करंट अफेयर्स में है, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए जीएम क्रॉप्स। पहले मुझे एक बार वो थम्स अप दे दो यार, कि पल्ले पड़ गया थोड़ा बहुत जीएम क्रॉप्स के बारे में। अभी लिखेंगे तो फिर आ जाएगा। चलिए हेडिंग डालिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। These are
crops which are developed which are developed with the help of with the help of biotechnology biotechnology in this the genetic material of a crop is altered or modified with the desired gene from other species. डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें पहले तो। हम कह रहे हैं ये वह फसलें हैं जिनका विकास जैव तकनीकी की सहायता से होता है। यह वह फसलें हैं जिनका विकास जैव तकनीकी की सहायता से होता है। पूर्ण विराम लगा के इस तकनीक में किसी एक फसल का या क्रॉप का जेनेटिक मटेरियल या अनुवांशिक पदार्थ अल्टर कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है या मॉडिफाई कर दिया जाता है विद द किससे बदल दिया जाता है डिजायर्ड जीन। यहाँ डिजायर्ड जीन का मतलब क्या है? वह अनुवांशिक पदार्थ जो आपकी इच्छा है, जो आपकी इच्छा है, आप क्या एंटर करना चाहते हो, क्या चीज चाहते हो प्लांट में, उससे बदल दिया जाता है और वो किसी अन्य प्रजाति से लिया जाता है। वह किसी अन्य प्रजाति से लिया जाता है। एक डायग्राम बना रहा हूं मैं। दिस इज ओरिजिनल कॉटन। ये है बेसिलस थोरनजेनेसिस। न्यूक्लियस न्यूक्लियस हम डीएनए नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे जेनेटिक मटेरियल। और जो दूसरा वाला है उसका डीएनए हम अलग रंग से बनाएंगे। ये भी क्या है? जेनेटिक मटेरियल। सिस्पर कास9 ये क्या है? सिजर्स कैंचियां हैं। और इसकी मदद से अब जो नया बन के तैयार हो रहा है वो कुछ ऐसा तैयार हो रहा है। दिस इज बीटी कॉटन। ये बना ले जल्दी से मेरे साथ। इसको बना ले जल्दी से। फीचर्स रेजिस्टेंट टू पिंक बुलवम
resistant to pink bollworm, high productivity, high productivity। इतना हो गया। यह गुलाबी बुलवर्म के खिलाफ अवरोधक है, इसकी उत्पादकता अधिक है। यहां तक हो गया। समझ में कितने लोगों को आ गया है? थोड़ा साइंटिफिक है। पल्ले कितने लोगों के पड़ गया ये? ठीक है। देखो अब कुछ फैक्ट्स हैं। जैसे एक कमिटी है, सुमित आपको ये हिंदी में नाम निकालना ही पड़ेगा, GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। नाम से घबराना नहीं है, यूपीएससी आपको जिला संभालने के लिए देने वाली है। अगर एक चवन्नी भर के नाम से घबरा जाओगे तो बेटा फिर तुमसे ना हो पाएगा, तुम छोड़ दो इस तैयारी को। जेनेटिक, पता है जेनेटिक का मतलब? इंजीनियरिंग का मतलब कुछ बदलाव करने वाली, कुछ बदलाव, कुछ चेंज। अप्रेजल मतलब, अप्रेजल कर मतलब लागू करने वाली, अलाउ करने वाली। और समिति, कहने का मतलब है ये उन चीजों को अलाउ करती है जिन चीजों की जेनेटिक इंजीनियरिंग करके उनको बनाया गया है। कमेटी का काम कितने लोगों को समझ में आ गया? यह वह कमेटी है या वह समिति है जिसका काम क्या है कि जेनेटिकली इंजीनियर करके या किसी की जीन्स को बदल के बनाई गई कोई चीज है, उसको अप्रूवल देने का काम यह समिति करती है। तो कहने का मतलब है बीटी कॉटन के लिए हाँ किसने करी होगी? जीईएसी ने। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने करी होगी। जीईएसी ही करती होगी ये सारा काम। आइए सेकंड फैक्ट, बीटी कॉटन जिसके बारे में हमने अभी देखा, इट इज, यह ONLY ओनली। क्यों मैं ओनली को इतना जोर दे रहा हूं? क्योंकि यूपीएससी ओनली के स्टेटमेंट के साथ बहुत खेलता है। इट इज द ओनली जीएम क्रॉप अवेलेबल फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन इन इंडिया, फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन इन इंडिया। यह एकमात्र जीएम फसल है जो भारत में व्यवसायिक रूप से उगाई जा सकती है। केवल और केवल यही एक कॉटन है, बस। बाकी कोई भी जीएम फसल हमारे यहां उगाना अलाउ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इन 2010, 2010 में जीईएसी अप्रूव्ड एक और फसल को अप्रूवल दिया था। कौन सी फसल थी वो? बीटी ब्रिंजल। अप्रूव्ड बीटी ब्रिंजल, बट it was not passed for commercial cultivation, not passed for commercial cultivation। 2010 में बीटी बैगन को अनुमति मिली थी, परंतु उसकी व्यावसायिक खेती सफल नहीं हो पाई या उसको पास नहीं किया गया, व्यावसायिक खेती को पास नहीं किया गया। इन 2022-23, 2022-23 में, 2022-23 DMH11, DMH11, इसका फुल फॉर्म क्या है DMH11 का?
धारा, आपको पता है धारा का तेल आता है अभी, धारा का कच्ची घानी तेल आता है, धारा का मूंगफली तेल आता है। धारा, मस्टर्ड, हाइब्रिड 11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। नाम में हाइब्रिड है लेकिन है ये जीएम क्रॉप। और जीएम क्रॉप एक अनुवांशिकी रूपांतरित फसल, अ जीएम क्रॉप, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, अ जीएम क्रॉप gained approval, gained approval by GEAC, but commercial use is pending in Supreme Court। परंतु इसे जीईएसी से अनुमति मिली थी, परंतु इसका व्यावसायिक प्रयोग सुप्रीम कोर्ट में निलंबित है, पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझे इतना बताइए, कॉटन को अलाउ कर दिया, बैंगन और सरसों को अलाउ अभी तक नहीं किया गया, क्यों? अच्छा ये इतना बता दो, इनमें अंतर क्या है तीनों फसलों में, कॉटन में और इन दोनों में अंतर क्या है? सबकी सब जीएम है, सबकी सब जीईएसी से अप्रूवल लेके आई हैं, लेकिन कॉटन को उगाने दिया जा रहा है, बाकियों को उगाने नहीं दिया जा रहा। इसके साथ इशू क्या है ये तो बताओ। साइड इफेक्ट्स होगा, वो तो कॉटन का भी हो सकता है बेटा, वो तो कॉटन का भी हो सकता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे सिर्फ अंतर बताओ, अंतर। कि एक को अलाउ किया जा रहा है और एक को अलाउ नहीं किया जा रहा है, अंतर बता दो बस, कि क्यों ऐसा हो रहा है। कॉटन ज्यादा लोग कल्टीवेट नहीं करते, ये कोई जवाब होता है? अरे यार, इतना सिंपल सी बात नहीं आप समझ रहे। कॉटन हम खाते नहीं है, इट इज नॉन एडिबल, ये खाने की फसल नहीं है। और ये सारी खाद्यान्न है, ये एडिबल चीजें हैं, ये खानी पड़ेंगी आपको, उगेगी तो ये खाना पड़ेगा आपको। तो कुछ तो चैलेंजेस होंगे, आइए क्या समस्याएं हैं उनको देखते हैं। आपको पता है कई लोग सांप का जहर तक नशे के लिए यूज करते हैं, एलविश यादव का नाम कोई नहीं लेगा। कई लोग सांप का जहर यूज करते हैं, है ना, सुना होगा आपने। अरे सांप के जहर से नशा करते हैं भाई, सांप के जहर से। ऐसा क्यों करने लग जाते हैं? सांप के जहर से तो लोग मर जाएंगे, क्योंकि उनकी बॉडी सांप के जहर को सहन करने के लायक हो जाती है, पावरफुल हो जाती है उनकी बॉडी। आप मुझे बताइए, क्या ये जो पिंक बुलवर्म है, अगर वो लगातार, अच्छा पहली बार सुना है, अगर वो लगातार इस बीटी कॉटन के संपर्क में आएगा, तो क्या वो भी धीरे धीरे अपने अंदर रजिस्टिविटी पैदा नहीं कर लेगा, अवरोध क्षमता पैदा नहीं कर लेगा, और इतनी पावर नहीं आ जाएगी कि वो बीटी कॉटन को भी नुकसान पहुंचा सकेगा? बताएं। तो इसके कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे नंबर वन, इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी के साथ समस्याएं। इकोसिस्टम चैलेंजेस, पारिस्थितिकी के साथ समस्याएं, क्या समस्याएं हैं? कैन लीड टू
सुपर बग्स। यह सुपर कीट को जन्म दे सकता है। सुपर कीट मतलब जिसको अब छोटी मोटी दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको अब बीटी कॉटन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इतना शक्तिशाली हो गया है कि अब वो बीटी कॉटन को आराम से नुकसान पहुंचा सकता है। हम अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में जो ये पिंक बुलवर्म है वो बीटी कॉटन को भी नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि लगातार संपर्क में आने में वो शक्ति विकसित कर लेगा। जैसे हमको एक समय के बाद एक गोली से असर नहीं होता तो दो दो गोलियां खानी पड़ती है, क्योंकि हमारी बॉडी भी अब एक गोली को सहन करना सीख गई है। नंबर 2, इसी में मतलब इकोसिस्टम में, कैन ऑल्सो हार्म, कैन ऑल्सो हार्म इनोसेंट इंसेक्ट्स, इनोसेंट इंसेक्ट्स। आपको सिर्फ पिंक बुलवर्म को मारना है, लेकिन आपने जो केमिकल डाला है, बीटी डाला है, बीटी कॉटन में बीटी डाला है, उससे कोई और भी तो प्रजातियां नुकसान में आ सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल बीटी कॉर्न, बीटी भुट्टा इन यूएसए, अमेरिका में, इज कॉजिंग डेथ ऑफ, अमेरिका में बीटी भुट्टा जो उगाया जाता है उससे मर रही है कौन? मोनार्क बटरफ्लाई। मोनार्क तितली है एक जो लगातार मरती जा रही है, बल्कि इस तितली से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बिना मतलब ही इसको जान गंवानी पड़ रही है। क्या पहला पॉइंट समझ में आया? बताएं मुझे, इतना समझ में आया? दोनों पॉइंट समझ में आए? फर्स्ट वाला फिर से बता दें। देखिए, एक शब्द आता है, आप पढ़ोगे ये, इसको कहा जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टिविटी। ये जब आप साइंस टेक पढ़ोगे तो वो बताएंगे आपको क्या होता है इस शब्द में। जैसे मान लो ये इल्ली थी, अब ये जो इल्ली थी इसको पहले बीटी से नुकसान होता था, लेकिन एक समय के बाद इस इल्ली ने बीटी केमिकल को सहन करना सीख लिया, तो अब इसको बीटी से कोई फायदा नहीं होगा। तो अब ये जो इल्ली बन गई, हम बोलेंगे भाई ये तो सुपर इल्ली हो गई है, अब इसको कोई नुकसान नहीं होगा। एग्जाम्पल आप अपने घर में देखिए, मॉस्किटोज। 2000 के समय, जब 2000 चल रहा था, तो हम अपने घर में लगाते थे मॉर्टीन, उससे मच्छर मर जाता था। लेकिन आज उस मॉर्टीन से कुछ खासा असर नहीं होता, क्योंकि मच्छरों ने अपने अंदर मॉर्टीन से बचने की ताकत डेवलप कर ली है, और हम इसको सुपर मच्छर कह देते हैं। फिर मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल, अब नहीं मरते वो इन सब चीज़ों से, अब तो वो बिल्कुल आजू बाजू ही घूमते रहते हैं। कितना भी कुछ लगा लो, फ्लैश कार्ड और फलाना ढिमकाना, और इसीलिए आप देखो फिर मजबूरी हो गई कि गुड नाइट को एक फास्ट वाला वो मोड लाना पड़ा अपने मशीन में, ताकि वो उसको ऊपर करो, और जैसे ही फास्ट मोड पे लगाओगे तो पहले 2% केमिकल छूटता था, अब वो 10% केमिकल छोड़ते हैं ताकि मच्छर जल्दी मरे। लेकिन नुकसान तो आपको भी हो रहा है बेटा, पहले 2% जहर आप खाते थे, अब 10% उसको खा रहे हो। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है। इकोनॉमिक चैलेंज, आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक चैलेंज। एक सेकंड का समय दें, ये फ्लक्चुएट हो रहा है थोड़ा। अब ठीक है। आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक चैलेंज। द कॉस्ट ऑफ बीटी कॉटन या द कॉस्ट ऑफ जीएम क्रॉप्स, हम सभी क्रॉप्स के लिए लिख रहे हैं, जीएम फसलों की दाम, द कॉस्ट ऑफ जीएम क्रॉप्स इज हायर देन ट्रेडिशनल क्रॉप्स, पारंपरिक फसलों से अधिक है, इज हायर देन ट्रेडिशनल क्रॉप्स। देयरफॉर मार्जिनल अडप्टेशन, बहुत ही न्यूनतम अपनाया गया है, मार्जिनल अडप्टेशन। आज भी ज़्यादातर लोग पुरानी कॉटन ही उगा रहे हैं, मार्जिनल अडप्टेशन। थर्ड,
उत्पादन, प्रोडक्टिविटी। आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के पश्चात, आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के पश्चात, एज सीन इन बीटी कॉटन, जैसा बीटी कपास के संदर्भ में देखा गया, एज सीन इन बीटी कॉटन, द प्रोडक्शन बिकेम स्टेगनेंट, उत्पादन स्थिर हो गया, द प्रोडक्शन बिकेम स्टेगनेंट। मतलब अब 20 साल के बाद इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही है, वो वहीं का वहीं रह गया जैसा पहले था, प्रोडक्शन बिकेम स्टेगनेंट। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को समस्याएं, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को समस्याएं। कैसे जैव विविधता को समस्याएं? एक तो हमने ऊपर देखा कि तितली मर जाती है, दूसरी समस्या जैव विविधता को ये है, बायोडाइवर्सिटी को ये है, दैट इट विल possess threat to native species, यह पारंपरिक घरेलू प्रजातियों के दमन का कारण बन सकता है, नेटिव स्पीशीज के लिए खतरा है। मैंने आपको बताया था वो सीड बैंक वाली कहानी याद है आपको? दुनिया में 2000 प्रकार के चावल हैं, किसी दिन अकाल पड़ा, आप एक ही एक प्रकार के चावल उगा रहे थे, फिर किसी दिन वो पूरे के पूरे चावल साफ हो गए, आप पूरी दुनिया बीटी कॉटन उगा रही है, एक दिन बीटी कॉटन खत्म हो गई गलती से, लेकिन अब आपके पास कॉटन कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, सो थ्रेट टू नेटिव स्पीशीज, घरेलू प्रजातियों को खतरा। कॉरपोरेट कंट्रोल, बड़ी कंपनियों का कंट्रोल। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं? जीएम टेक्नोलॉजी, जीएम तकनीक इज कॉस्टली, वो महंगी है, एंड प्रोवाइडेड बाय, एंड प्रोवाइडेड बाय लिमिटेड कॉर्पोरेट्स। जीएम तकनीक महंगी है और वह सीमित कंपनियों द्वारा प्रदान की जाती है, देयरफॉर कैन कॉज, देयरफॉर कैन कॉज मोनोपोली एंड डिस्टॉर्शन ऑफ फार्मर। इस पॉइंट को समझने के लिए मैं आपको जियो का उदाहरण देना चाहूंगा। जियो ने क्या किया, जियो ने बहुत सस्ता इंटरनेट दिया। जियो ने बोला आप 400 रुपए की एक सिम लो, आपको फ्री इंटरनेट देंगे। ऐसे में एयरटेल, डोकोमो, डोकोमो बंद हो गई अब, वोडाफोन बंद हो गई अब, एयरसेल बंद हो गई अब, ये हमारे समय की वो थी, सिमें थी, अब आना बंद हो गई, बीएसएनएल बंद हो गई। लेकिन अब जियो ने क्या किया, अब जियो ने बोला लाओ भाई 179, 239 ये प्लान का पैसा देना पड़ेगा आपको। अब अगर जियो, ऐसे में इन लोगों ने भी क्या किया, इन लोगों ने बोला 99 का रिचार्ज कराना ही पड़ेगा, नहीं तो इनकमिंग बंद कर देंगे। आप मजबूर हो गए, जो सिम आप नहीं चलाते उसमें भी आपको 99 का वाउचर डलवाना पड़ता है, क्योंकि अब आपको प्रताड़ित किया जा रहा है। इसे कहा जाता है मोनोपोली। जीएम तकनीक कुछ ही लोगों के पास है, और बड़े लोगों के पास वो तकनीक होने के कारण वह किसानों से मनचाहा दाम मांग सकते हैं, जिससे किसान को ही अंत में सफरिंग का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, एथिकल कंसर्न, नैतिक समस्याएं, एथिकल कंसर्न, नैतिक समस्याएं, जैसे हार्म टू हेल्थ,
स्वास्थ्य को हानि, ये पता नहीं है लेकिन हम अनुमान लगा रहे हैं कि पहुंचा सकता है। नेगेटिव इंपैक्ट, नकारात्मक प्रभाव, ऑन ट्रेडिशनल फार्मिंग, पारंपरिक कृषि पर नकारात्मक प्रभाव, ट्रेडिशनल फार्मिंग। ठीक है, ये एथिकल कंसर्न्स है। बताएं यहां तक कोई समस्या? साइड वैसे तो नुकसान ही पूछता है ज्यादातर, क्योंकि इंडिया ने अभी तक अलाउ नहीं किया है। फिर भी बेनिफिट्स में एक एक शब्द बस लिख लो लाभ में, जैसे मोर इनकम टू फार्मर्स, अधिक आय हो सकती है इसकी सहायता से, मोर इनकम, लेस लॉस, नुकसान को कम किया जा सकता है, वो हमने देखा कीड़े मकोड़ों से बचाया जा सकता है, तो लेस लॉस, मोर न्यूट्रिएंट्स, अधिक पोषक तत्व, जैसे आपने इल्ली से लड़ने की चीज को डाला उसी प्रकार से आप किसी भी प्रजाति में ज्यादा पोषक तत्वों को डाल सकते हो। इंक्रीज शेल्फ लाइफ, शेल्फ लाइफ क्या होती है? खेती के बाद किसी पदार्थ की आयु कितनी रहती है, उसको शेल्फ लाइफ कहा जाता है। डिजायर्ड क्वालिटी, मनचाही गुणवत्ता, डिजायर्ड क्वालिटी कैन बी डेवलप्ड, को बनाया जा सकता है। ये कुछ पॉजिटिव्स भी हो गए। और इसी के साथ जीएम क्रॉप्स खत्म होते हैं, इसी के साथ जीएम क्रॉप्स खत्म होते हैं। बताएं मुझे जल्दी, कोई समस्या जीएम क्रॉप्स के साथ? जल्दी सभी बच्चे जितने जुड़े हैं एक बार थम्स अप दें, ताकि हमको एक बार पता चल जाए कि हाँ भाई हो गया है जीएम क्रॉप्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, जलवायु स्मार्ट कृषि। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, जलवायु स्मार्ट कृषि। आज के लेक्चर के बाद टेलीग्राम देखना, कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा प्रीलिम्स के, वो कर लेना। ठीक है, क्या है ये, मतलब जरूरत क्यों पड़ रही है? कोई मुझे बताएगा? क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये तो समझ में ही आ रहा होगा कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और इसीलिए जरूरत पड़ रही है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की ये वो कृषि की प्रणालियां हैं, ये वो कृषि की प्रणालियां हैं जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ आपको हेल्प कर सकती हैं। वो कृषि प्रणालियां हैं जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ आपको हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, क्यों जरूरत पड़ रही है इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। एक संस्था है, नोट्स भी बनाते चलना साथ में, एक संस्था है, क्रीडा, क्रीडा का फुल फॉर्म है क्रॉप रिसर्च, क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। अब आपको नाम देख के पता चल रहा होगा, अच्छा ड्राईलैंड एग्रीकल्चर तो हम पढ़ चुके हैं यार, मतलब उसी की रिसर्च करता होगा। क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, शुष्क भूमि कृषि के लिए फसल अनुसंधान संस्थान, फुल स्टॉप। एज पर इट्स रिपोर्ट, इसकी रिपोर्ट के अनुसार, एज पर इट्स रिपोर्ट, इसकी रिपोर्ट के अनुसार, इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि, इज वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज,
वह जलवायु परिवर्तन से संकटग्रस्त है, वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, एक बार बस लिख लेंगे, फिर सीसी करते चलेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा है ये? फर्स्ट पॉइंट, 20% रिडक्शन, 20% की कमी आ जाती है, 20% रिडक्शन इन राइस यील्ड, चावल की उत्पादन में 20% की कमी आ जाती है, फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज, प्रति 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर 20 डिग्री या 20% चावल के उत्पादन में कमी आ जाती है। पेरिस एग्रीमेंट ने कितना टारगेट सेट किया है, कितना बढ़ना चाहिए अगले 50-100 सालों में, मतलब 2100 तक कितना होना चाहिए टारगेट? कल बढ़ाया था मैंने आपको, बता चुका हूं कल मैं आपको। नंबर 2, खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स कौन सी फसलें होती हैं जो बारिश पे निर्भर करती हैं, आर मोर डिपेंडेंट, वह ज्यादा डिपेंडेंट है वर्षा पे, आर मोर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, क्योंकि वो ज्यादा निर्भर हैं वर्षा पे, हेंस आर मोर इम्पैक्टेड, वह ज्यादा प्रभावित है, आर मोर इम्पैक्टेड। अगर फसल कम होगी तो हमें पता है भारत की खाद्य सुरक्षा कम होगी, इट इम्पैक्ट फूड सिक्योरिटी, यह भारत की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करेगा, इट इम्पैक्ट फूड सिक्योरिटी, भारत की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करेगा। इट कैन कॉज, अब किसानों की खेती में आय नहीं होगी, किसान को खेत से कुछ नहीं बच रहा, तो किसान क्या करेगा? आप मुझे बताओ, आपने एक दुकान खोली, एक साल में उसने 100 रुपए भी आपको कमा के नहीं दिया, आप क्या करोगे अब उस दुकान का? एक आम आदमी उस दुकान को बेचेगा बाचेगा अलग हो जाएगा और बोलेगा कहीं जाके मजदूरी कर लेंगे, कम से कम 300 रुपए दिन तो कमाएंगे, कहीं जाके मजदूरी कर लेंगे। दैट मीन्स इट कैन कॉज रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, ग्रामीण से शहरी प्रवास को बढ़ावा दे सकता है, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, ग्रामीण से शहरी विकास को बढ़ावा दे सकता है। और ये अच्छा नहीं होता है बेटा, किसी भी देश के लिए ये अच्छी बात नहीं होती है कि गांव से शहर की तरफ लोग प्रवास करने लग जाएं। बेहतर क्या होता है कि गांव को शहर की तरह विकसित किया जाए, लेकिन अगर ये होता है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। इस रिपोर्ट ने बताया इन लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 वर्षों में, इन लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 वर्षों में 80% ऑफ डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन, डिस्ट्रेस्ड मतलब तनावपूर्ण, टेंशन से माइग्रेट किया है लोगों ने जो, 80% ऑफ डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन, माइग्रेशन आपको पता है पॉपुलेशन में पढ़ेंगे अपन, 80% ऑफ डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन, तनावपूर्ण प्रवास, इज ड्यू टू, क्यों है? ड्यू टू ड्रॉट, वह सूखे के कारण है, वह सूखे के कारण है। ठीक है, देयर फोर, ये जरूरतें हैं, क्यों जरूरत है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की? देयर फोर फाओ, ये फाओ कौन है? फाओ कौन है? कहीं ऊपर लिख लेना साइड में, नहीं तो हमारी तरह आप भी, सिद्धार्थ सर ने हमको बोला फाओ ने कितनी बड़ी बात बोली है, सबको रोटी मिले। जब हम लोग नए नए पहुंचे थे गौतम अकेडमी में, सिद्धार्थ सर एक बार बोले फाओ ने कितनी अच्छी बात बोली है, सबको रोटी मिले। तो हम 1 साल तक तो हम लोग यही सोचते रहे कि फाओ कोई चाइनीज आदमी है, कोई चाइनीज आदमी है फाओ, और जिसने ये बात बोली है सबको रोटी मिले। उसने ऐसा नहीं बोला है, उसने बोला है फूड फॉर ऑल, फाओ का जो थीम है वो फूड फॉर ऑल है, सबको रोटी मिले, हिंदी वर्जन हो गया उस, ऐसा समझ लो। तो फाओ असल में संयुक्त राष्ट्र या यूएन की एक संस्था है जिसका नाम है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संस्थान, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
इसका हेडक्वार्टर रोम में है, रोम, जो पेरिस में है, पेरिस। तो फाओ ने बोला 2010 में, फाओ इन 2010, फाओ ने 2010 में प्रपोज किया किसको, नहीं नहीं फाओ ऐसा नहीं था, वो अपने काम से काम रखता है। फाओ इन 2010 प्रपोज्ड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। फाओ ने 2010 में जलवायु स्मार्ट कृषि का प्रस्ताव रखा, जलवायु स्मार्ट कृषि का प्रस्ताव रखा। क्यों रखा? क्योंकि इतनी पंचायत हो रही थी ना, 1% तापमान बढ़ेगा तो खरीफ क्रॉप बिगड़ जाएगी, 20% कम हो जाएगी, लोगों को खाना नहीं मिलेगा, लोग माइग्रेट करेंगे, 80% लोगों का माइग्रेशन सूखे से हुआ है, ये सारी पंचायत फाओ के सामने आई। तो फाओ ने बोला आप ऐसा करो, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर अपना लो, उसमें कई सारे फायदे हैं। बोले ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के, उद्देश्य क्या है, क्यों अपनाना है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ऑब्जेक्टिव्स क्या है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के। पहला, तीन ही ऑब्जेक्टिव है वैसे। सस्टेनेबल इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कृषि उत्पादन में सतत विकास। क्या आप जानते हैं सतत का मतलब क्या होता है? मतलब आज भी प्रोडक्शन होता रहे और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी नुकसान ना हो। सस्टेनेबल का मतलब पता है ना आपको? 10th क्लास में एक टॉपिक आता है एजेंडा 21, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लास में तो कई बार आपको बताया गया होगा सस्टेनेबल ऐसे करके, कई बार बोला होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का है। ठीक है। दूसरा, अडॉप्टिंग प्रैक्टिसेस, अडॉप्टिंग प्रैक्टिसेस, उन प्रणालियों को अपनाना, प्रैक्टिसेस रेजिस्टेंट टू क्लाइमेट चेंज, उन प्रणालियों को अपनाना जो जलवायु परिवर्तन के अवरोधक हैं, जो जलवायु परिवर्तन के साथ भी काम कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं उन लोग। रेजिस्टेंट लिख सकते हो या शब्द यूज कर सकते हो रेजिलियंट। रेजिलियंट का मतलब होता है उसके साथ काम कर सकते हैं, रेजिलियंट टू क्लाइमेट चेंज। एंड थर्ड, रिड्यूसिंग, कम करना है। क्या कम करना है? क्यों होता है, किस किन गैस से होता है जलवायु परिवर्तन, ये तो आप मुझे बताओगे नहीं, मैं नहीं लिखूंगा ये। रिड्यूसिंग इमिशन ऑफ कौन सी गैसेस? सीएनजी। बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा जवाब आपने दिया है। खेती से सीएनजी निकल रही है। रिड्यूसिंग इमिशन ऑफ सीएनजी बोलेंगे इसको। कौन सी गैसेस निकल रही हैं? ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, ये सभी की सभी गैसेस खेती बाड़ी से निकलती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो ओजोन तोड़ने के काम आता है, ओजोन में छेद करने के। कुछ तकनीकें हैं जो भारत में है, अपनाई गई हैं। पहली, बिलो सी लेवल फार्मिंग, समुद्र तल से नीचे कृषि। बिलो, ये पूरा प्रीलिम्स चल रहा है अब, मेंस में आने के चांसेस कम है। बिलो सी लेवल फार्मिंग, समुद्र तल से नीचे कृषि कहाँ करनी पड़ती होगी? जहां पे समुद्र का स्तर इतना बढ़ गया होगा कि आपके खेत समुद्र में डूब गए, जहां आपके खेत समुद्र में डूब गए। कुटनाड रीजन ऑफ केरला, कुटनाड क्षेत्र, कुटनाड रीजन, कुटनाड क्षेत्र, मालाबार कोस्ट। अब आपको मालाबार भी आप पढ़ के आए हो, मालाबार कोस्ट केरला, यहां पे होती है।
हेल्पफुल टू ग्रो राइस ऑब्लिक क्रॉप्स, चावल अथवा अन्य फसलों के बुवाई में सहायक है उन क्षेत्रों में। हेल्पफुल टू ग्रो राइस ऑब्लिक क्रॉप्स इन एरियाज वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज, वल्नरेबल टू सी लेवल राइज, जो समुद्र स्तर के बढ़ने से संकटग्रस्त हैं। आपको कुछ आंकड़े दे रहा हूं, घबरा मत जाना और सोच लेना कि उससे पहले घूम आएंगे। जैसे मुंबई सपनों की नगरी 2050 तक डूब जाएगी, 2050 तक मुंबई डूब जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मालदीव्स हेलो, आवाज आ रही है क्या? रिकॉर्डिंग भी चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, वो मुझे लग ही रहा था, वॉइस चली गई होगी। हाँ, तो मैं आपको बोल रहा था कि कहीं घूमने उमने जाना हो अगर, तो घूम आना, क्योंकि 2050 तक मुंबई डूब जाएगी, 2050 तक मालदीव्स डूब जाएगा और बांग्लादेश डूब जाएगा। मैं मान के चल रहा हूँ बांग्लादेश तो घूमने नहीं जाओगे, मेरे को मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि बांग्लादेश में कई ऐसे बुद्ध टेम्पल हैं जो आज़ादी से पहले पाल आर्किटेक्चर ने वहाँ बनवाए थे। नहीं, पाकिस्तान तो नहीं डूबेगा, पाकिस्तान को हम ही ना डुबा दें किसी दिन, पाकिस्तान नहीं डूबेगा, बाकी डूब जाएंगे। समुद्र के किनारे वाले डूबेंगे बेटा, पाकिस्तान कैसे डूबेगा? ठीक है, तो आर्थिक रूप से ज़रूर डूब जाएगा। तो बिलो सी लेवल फार्मिंग उन क्षेत्रों के लिए सहायक है जो जलवायु के कारण किससे संक्रमित हैं या प्रभावित हैं? सी लेवल राइज या समुद्र स्तर के बढ़ने से। दूसरा लिखें, यूपीएससी को बहुत पसंद है जो, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। हिंदी में नाम देखो इसका क्या है? पहले इसको समझा देता हूं मैं क्या होता है। असल में ये एक टेक्निक है, इट इज अ टेक्निक डेवलप्ड इन मेडागास्कर, जिसको मेडागास्कर में विकसित किया गया। तो हम टेक्निक समझ लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा। टेक्निक ये थी कि पहले किसी जगह पर ज़मीन में मिट्टी और साथ ही साथ खाद और गोबर वगैरह लगाकर चावल के छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं, छोटे छोटे पौधे। उसके बाद इन पौधों को बाहर निकाल लिया जाता है ऐसे हाथ में, और फिर जाते हैं मेन खेत में। मेन खेत में जाके हम इन पौधों को रोपा लगाते हैं। रोपा मतलब अब इन पौधों को मेन खेत में लगाना है। मेन खेत में लगाते समय हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे हर एक पौधे के बीच में लगभग लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी होना अनिवार्य है। मैं वही कह रहा हूँ, कोई प्रणाली अलग नहीं है, कोई तरीका अलग नहीं है, टेक्निक है बस। यही समझ लो, आंसर राइटिंग करते समय राइटिंग बहुत सजा सजा के लिख दी है। हम प्रॉपर दूरी के साथ लगाते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है? सबसे पहली बात तो इससे फ़ायदा ये होता है कि प्रॉपर स्पेस मिलता है, प्रॉपर जगह मिलती है चावल को बढ़ने में, जिसके कारण 30% मोर प्रोडक्शन होता है, 30% ज़्यादा उत्पादन होता है, 30% मोर प्रोडक्शन होता है।
इस चीज को समझिए, ये एक कमरा है, इस कमरे में 3 लोग हैं, 1, 2 और 3। मैंने इनसे बोला कि आपको दोनों हाथों को ऐसे फैलाना है, ऐसे, और ऐसे घूमना है। इन लोगों ने बोला सर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ इतने टाइट है, ये कमरा इतना छोटा है कि हम हाथों को ऐसे फैला के इस तरीके से नहीं घूम सकते, हम टकराएंगे। मैंने कहा ठीक है, फिर ऐसा करो, हाथों को ऊपर कर लो और ऊपर करके घूमो। बोले हाँ सर ये कर लेंगे। ये नॉर्मल कंडीशन थी राइस की। हम पहले राइस को इतना चिपका चिपका के लगाते थे, इतना चिपका चिपका के लगाते थे कि चावल केवल ऊपर की तरफ ग्रोथ कर पाता है, नीचे की तरफ या आजू बाजू की तरफ ग्रोथ नहीं कर पाता। लेकिन सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ने क्या किया, चावल की गहनता की वृद्धि वाली जो प्रणाली है उसने क्या किया कि अब जो चावल की फसल होती है वो ना केवल ऊपर बढ़ती है अपितु आजू बाजू भी बढ़ती है, क्योंकि उसको प्रॉपर स्पेस मिल रहा है। और इससे एक पौधे में 10 से 12 दाने एक्स्ट्रा आते हैं, और इन 10 से 12 दाने एक्स्ट्रा से 30% प्रोडक्शन बढ़ जाता है। दूसरा, इसको पानी कम लगता है, इसको लेस वाटर लगता है, इसको पानी कम लगता है। कितना पानी कम लगता है? 10 टू सॉरी पानी इसको कम लगता है 25%। 25% कम पानी लगता है, मतलब 25% कम पानी, 30% ज़्यादा प्रोडक्शन। साथ ही साथ क्योंकि धूप बराबर मिल रही है, पानी बराबर मिल रहा है, तो ये जल्दी उग जाते हैं। दैट मीन्स 10 से 12 दिन कम लगते हैं इसकी फसल को पूरा होने में। 10 से 12 दिन इसको, इस फसल को कम लगते हैं पूरा होने में। 10 to 12 डेज लेस लगते हैं। क्या आपको ये तीनों फायदे समझ में आए? प्रणाली कितने लोगों को समझ में आ गई? प्रॉपर गैप दे के लगा देते हैं लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी में। मतलब ये समझ लो जो 30 सेंटीमीटर का स्केल आता है ना आपके घर में, इतना गैप होना चाहिए एक पेड़ और दूसरे पेड़ के बीच में। किसी के मन में ये सवाल तो नहीं आ रहा कि किसानों को कैसे पता चलता है कि कितनी दूरी में लगाना है? हुँ? अच्छा आ रहा है। असल में ये क्या करते हैं, अपने खेत में इस तरीके से यहाँ पे एक खूंटा गाड़ते हैं, यहाँ पे एक खूंटा गाड़ते हैं। सपोज़ करो ये खेत है, इसमें एक डंडी यहाँ गाड़ते हैं, एक यहाँ गाड़ते हैं, और इसमें एक रस्सी बाँध देते हैं। इस रस्सी पे निशान होते हैं और फिर इसी की सीध में लगाते चले जाते हैं, इस तरीके से। सिमिलरली ऐसे निशान पूरे खेत में होते हैं, जिससे पता चलता है कितनी दूरी में लगाना है। खेत में 3 से 4 रस्सियाँ बंधी होती हैं, जो आपकी गाइडिंग लाइन के तौर पे काम करती हैं। लेकिन सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, चावल गहनता की प्रणाली, इट इज़ मेडागास्कर टेक्निक। ये मेडागास्कर की तकनीक है। इट इज़ मेडागास्कर टेक्निक। ये मेडागास्कर टेक्निक है। नंबर 2, इट इंक्रीज राइस प्रोडक्शन। यह चावल उत्पादन को बढ़ाती है। इट इंक्रीज राइस प्रोडक्शन, चावल उत्पादन को बढ़ाती है। रिड्यूस वाटर यूजेज बाय 25%। 25% पानी की खपत कम कर देती है। रिड्यूस मेच्योरिटी पीरियड, मेच्योरिटी पीरियड बाय 10 to 12 डेज। 10 से 12 दिन मेच्योरिटी पीरियड को कम कर देती है। 10 से 12 दिन मेच्योरिटी पीरियड का मतलब होता है फसल के पकने की जो अवधि होती है उसको। समझ में आया? अब एक लास्ट तरीका और देख लो, यूपीएससी पूछता रहता है, पूछा भी हुआ है। डायरेक्ट सीडलिंग ऑफ राइस। चावल की चावल के बीज की प्रत्यक्ष बुवाई, डायरेक्ट सीडलिंग ऑफ राइस। इसमें क्या करते हैं, ये खेत है,
खेत में जाके डायरेक्ट चावल के बीज लगा देते हैं, डायरेक्ट। पुराना वाला तरीका नहीं है कि पहले अलग से पौधे उगा रहे हैं, उसके बाद उनके बाद उस पौधों का इस्तेमाल करते हैं, फिर पौधों का इस्तेमाल करके रोपा लगाते हैं। ये सारी पंचायत नहीं है। डायरेक्ट सीडलिंग ऑफ राइस का बेनिफिट है कि उसको सीधे ही आपको बो देना है। ठीक है, डायरेक्टली आपको उसको बो देना है। बेनिफिट्स क्या हैं डायरेक्ट सीडलिंग ऑफ राइस के? सीड्स आर डायरेक्टली सोन, प्रत्यक्ष रूप से बीजों को बो दिया जाता है। सीड्स आर डायरेक्टली सोन, प्रत्यक्ष रूप से बीजों को बो दिया जाता है। अब आपको सिर्फ बीज फेंकने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पे जाके एक बोरी लेनी है और बीज फेंक देने हैं। आप मुझे बताइए, लेबर ज्यादा लगती होगी कि कम? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बीज की बोरी उठानी है और दन दन करके बीज फेंक देने हैं। पहले जहां रोपा लगाते थे, अब रोपा लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको अब बीज कम लगते होंगे। सेकंड, इसका बेनिफिट क्या है? लेस लेबर, लेस लेबर। थर्ड, एवरेज यील्ड, औसतन उत्पाद अधिक है। एवरेज यील्ड इज हाई। अब एक मुझे एक बात बताइए, आपने चावल को डायरेक्ट ही मिट्टी में फेंक दिया, चावल अपनी जड़ें खुद बनाएगा? ऐसा तो नहीं है कि आप जड़ें अपने घर में बना के लाए और फिर आपने उसको खेत में रोपा दे दिया, नहीं। आपने ट्रांसप्लांट नहीं किया, चावल ने जड़ें खुद निकाली हैं। तो ऐसे में वो जड़ें मिट्टी में अंदर तक जाएंगी और ज़्यादा हेल्दी प्लांट बनेगा। यूजुअली हेल्दी प्लांट्स, सामान्य तौर पे स्वस्थ पौधे होते हैं बिकॉज ऑफ डीप रूट्स, गहरी जड़ों के कारण। बिकॉज ऑफ डीप रूट्स, गहरी जड़ों के कारण। और फाइनली चीप होता है, सस्ता है ये, बीज ही तो फेंकना है बस। लेकिन ये इतना ही अच्छा होता तो यूपीएससी पूछता ही नहीं, सब अच्छी चीज़ें नहीं पूछता है, वो आपसे नेगेटिव्स भी जानना चाह रहा है। आप मुझे बताइए, आपने, इसमें कोई गारंटी नहीं है ना, आपने 10 दाने चावल के फेंके, आपने 10 दाने चावल के फेंके, 10 में से केवल 2 ही दाने ऊपर आए, बाकी 8 दाने अंकुरित ही नहीं हुए, उनमें पेड़ ही नहीं बना। जब आपको पता है कि आपको पूरा खेत चावल से भरना है, आप ज़्यादा बीज डालोगे खेत में कि कम? बताओ मुझे, आप बीज ज़्यादा डालोगे कि कम? पक्का नहीं है कितने बीज ऊपर आएंगे। आप 10 बीज डालोगे तो हो सकता है 2 आए 3 आए, कुछ पक्का नहीं। जब आपको ये फिक्स ही नहीं है कि कितने बीज ऊपर आने हैं, इसका मतलब है आपको बहुत सारे बीज डालने पड़ेंगे। हेंस मोर सीड्स आर रिक्वायर्ड, बीज की आवश्यकता अधिक होती है। मोर सीड्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि पता नहीं है ना कौन सा बीज ऊपर आएगा कौन सा बीज नहीं आएगा, और हम चाहते हैं कि हर बीज ऊपर आए, इसीलिए इसको फर्टिलाइजर ज़्यादा देना पड़ता है। नीड्स मोर फर्टिलाइजर, ज़्यादा खाद देनी पड़ती है, ज़्यादा उर्वरक देने पड़ते हैं। पेड़ों के बीच के दूरी, इंटर स्पेसिंग बिटवीन क्रॉप्स, इंटर स्पेसिंग बिटवीन क्रॉप्स, दो पे पौधों के बीच की दूरी कैसी होगी? समान दूरी होगी क्या? बराबर बराबर गैप में होगी क्या? क्या ऐसा गैप दे दे के लगाया है कि नॉन यूनिफॉर्म या गैर निरंतर तरीके से फेंक दिया है? इंटर स्पेसिंग बिटवीन क्रॉप्स इज नॉट यूनिफॉर्म, वह निरंतर नहीं है। दो फसलों के बीच की दूरी निरंतर नहीं है, क्योंकि आपने फेंक दिया है चावल को, आपने बस उठाया है चावल और दन दना के फेंक दिया है। अब जब आप ऐसे चावल फेंकते हो, इतना ज़्यादा चावल फेंकते हो, तो वीड का रिडक्शन भी नहीं होता। वीड कंट्रोल, खरपतवार को संभाला नहीं जा सकता इस केस में। वीड कंट्रोल इज डिफिकल्ट। जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, जंगली पेड़ हैं, वो दन दना के उगने लग जाते हैं, क्योंकि आपने बस फेंका है और उगाना चालू कर दिया है। ठीक है, पता है मेरे को डायरेक्ट सीडलिंग वाला ये पॉइंट समझ में आया? डायरेक्ट सीडलिंग वाला समझ में आया?
ठीक है। अच्छा, ये जो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन था जो इससे पहले पढ़े थे अपन ने, आप मुझे बताइए इसमें बीज कम लगता होगा ना, क्योंकि आपको गैप दे दे के बीज लगाने हैं, तो यहाँ पे बीज कम लगता होगा। सीड रिक्वायरमेंट इज लेस, बीज कम लगता होगा यहाँ पे। जब पानी कम है मतलब मीथेन भी कम निकलती होगी चावलों से, CH4 इज लेस, मीथेन उत्पादन कम होता होगा चावलों में। ठीक है, तो CH4 मीथेन भी कम निकलती है। ये समझ लीजिए ये जो तरीका है, ये वाला जो मैंने आपको बताया था, ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि ये सब चीज़ों में कटौती कर देता है। ये पानी में पानी की मांग को कम कर देता है, ये बीज भी कम ज़रूरत है इसको उगाने के लिए, बिजली भी कम चाहिए। ये बेस्ट तरीका है, सब बढ़िया तरीका है। ठीक है, अब हम मिलते हैं कल की क्लास में जो एग्रीकल्चर की आखिरी क्लास होगी। MSP पढ़ना है और ब्लू रेवोल्यूशन पढ़ना है। ठीक है, चलिए, वो एग्रीकल्चर की आखिरी